तो देखो हमारी जो अगली विधि है वो है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड से कार्बोटिन यौगिकों को बनाने की विधि हम पढ़ रहे थे। उसमें 3 हमने पहले पढ़ ली थी। इसके बाद चौथी विधि है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड से कार्बोटिन यौगिकों का निर्माण करेंगे हम। तो देखो हमारा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसकी 2 इकाइयां लेते हैं हम फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की। और फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की क्रिया टिन क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। तो देखो यहाँ पे इसकी क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, टिन क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटा और इसमें भी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इधर दोनों क्लोरीन Cl इससे अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, टिन फेनिल, जो टिन है टिन, और दोनों फेनिल जो है वो टिन धातु से जुड़ जाएंगे, C6H5। देखो यहाँ से टिन निकला, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इधर भी इस पे नेगेटिव। तो ये दोनों तो किससे, टिन धातु से जुड़ गए। और यहाँ पे क्या अलग हो गया, MgCl, दो है, दोनों इससे आके जुड़ जाएंगे तो MgCl कितने, 2, तो 2Mg। तो ये थी हमारी फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड से। ये क्या है, और डाई कितने, 2 समूह है डाई, कौन सा है, फेनिल, फेनिल टिन, डाई फेनिल टिन। अगर इसी प्रकार से हम क्या करें, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 MgCl, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करवाएं, टिन क्लोराइड के साथ करवाएं, तो भी डाईफेनिल यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। इसमें भी सेम वही होगा जो पहले ऊपर हो रहा है, दोनों यहाँ से क्लोरीन अलग, इधर से एथिल समूह यहाँ से दोनों अलग हो जाएंगे। C2H5 C2H5 प्लस MgCl कितने, 2, तो 2 आगे लगा दें। तो ये थी हमारी चौथी विधि कार्बोटिन यौगिक बनाने की फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड से, और ये एथिल मैग्नीशियम हैलाइड से। इसके बाद अगली विधि है हमारी टेट्रा एल्किल टिन तथा आयोडीन से। अगली विधि लिखो नंबर 5, टेट्रा एल्किल टिन, टेट्रा एल्किल टिन तथा आयोडीन से, तथा आयोडीन से। तो देखो यहाँ पे टेट्रा एल्किल टिन की क्रिया किसके साथ करवाएंगे हम, आयोडीन के साथ। टेट्रा एल्किन यानी कि एल्किल समूह कितने, 4 एल्किल समूह। ये टिन धातु, इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 4, 2, 3 और 4। टेट्रा एल्किल टिन की तथा किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से। तो इसकी क्रिया किसके साथ करवा देंगे, आयोडीन के साथ। ये आयोडीन हो गया हमारा। टेट्रा एल्किल टिन की क्रिया आयोडीन के साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो आयोडीन है वो भी किसके साथ, टिन धातु के साथ आके जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आयोडीन जो है वो किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, जो एल्किल समूह है, हैलाइड समूह के द्वारा जो एल्किल समूह है उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो टिन कितने थे, 4, तो एक आयोडीन जुड़ रहा है तो एक एल्किल समूह यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा एल्किल समूह, और एक किसके साथ जाके जुड़ गया, आयोडीन के साथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई, 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल, एल्किल, ट्राई एल्किल टिन, और क्या जुड़ी है धातु, आयोडाइड, आयोडीन, तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड। तो ये हो गई हमारी ट्राई एल्किल टिन आयोडाइड। तो ये थी हमारी कार्बोटिन यौगिकों को बनाने, ये कुछ प्रकार का है,
जो बन रहा है यहाँ पर हमारा कार्ब धातु की होगी, शुद्ध है क्या? नहीं है। देखो इसमें क्या है, अधातु उपस्थित है। तो यहाँ पे ये मिश्रण का प्रकार है, एक तरीके से मिश्रित प्रकार है कार्ब धातु की यौगिक का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके रासायनिक गुण। तो यहाँ पे देखिए हम टिन, यहाँ पे टिन धातु की बात करें, हमने स्टार्टिंग में देखा जो टिन है वो कितनी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो डाइफेनिल टिन है, डाइफेनिल टिन जो है जैसे यौगिकों में जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितनी होती है? डाइफेनिल यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, अत्यधिक क्रियाशील प्रकृति के होते हैं कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण इनकी जो क्रियाशीलता की प्रकृति वो क्या होती है, अधिक होती है। ये क्या करते हैं, वायु तथा जो एथिल क्लोराइड है इसके साथ क्रिया करके योगात्मक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक उत्पाद बना लेते हैं। तो किसके साथ? वायु के साथ क्रिया करके और एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके। तो देखो यहाँ पे डाइफेनिल टिन, डाइफेनिल, ये हो गया हमारा डाइफेनिल। डाइफेनिल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +2, जिसके कारण इनकी जो क्रियाशीलता की प्रवृत्ति वो क्या होती है, अधिक होती है, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो डाइफेनिल टिन अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करते हैं, वायु और एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर लेते हैं। देखो यहाँ पे किसके साथ करवा रहे हैं हम, पहले इसकी क्रिया वायु के साथ करवा रहे हैं। ये वायु के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये योगात्मक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि इसका भी क्या होता है, इसके साथ योग हो जाता है। तो देखो यहाँ पे टिन, और ये किसका निर्माण कर लेंगे, योगात्मक उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। इसी प्रकार से एथिल क्लोराइड के साथ डाइफेनिल टिन की क्रिया जब किसके साथ करवाई जाए, एथिल क्लोराइड के साथ, एथिल और ये क्लोराइड, एथिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, या भी क्या करेंगे, योगात्मक उत्पाद का ये निर्माण कर लेते हैं। तो टिन फेनिल कितने, 2, तो ये दोनों फेनिल समूह, ये क्लोरीन और ये एथिल समूह। तो ये योगात्मक उत्पाद का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं किसके साथ, वायु और एथिल क्लोराइड के साथ। कौन? डाइफेनिल टिन। तो ये था हमारा पहला रासायनिक गुण, जिसमें जो डाइफेनिल टिन है कितनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिसके कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण से क्या होता है, वायु व एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके योगात्मक उत्पाद का यह निर्माण कर लेता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण है हमारा, तो जो कार्बटिन यौगिक होते हैं, कार्बटिन यौगिकों, जो कार्बटिन यौगिक जैसे हम टेट्रा एल्किल टिन की बात करें, टेट्रा एल्किल टिन, या फिर डाई एल्किल टिन डाइक्लोराइड की बात करें, ये क्या होते हैं, जल अपघटित होकर, जल में क्या होते हैं, अपघटित होकर डाई एल्किल टिन ऑक्साइड प्रकार के यौगिक बना लेते हैं। जैसे टेट्रा एल्किल टिन, टेट्रा एल्किल टिन, व कौन सा, डाई एल्किल टिन डाइक्लोराइड यौगिक, ये क्या होंगे, जल में अपघटित होकर, जल अपघटित होकर होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, डाई एल्किल टिन ऑक्साइड का, होकर डाई एल्किल टिन ऑक्साइड यौगिक का ये निर्माण कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टेट्रा एल्किल टिन की करवाते हैं हम अभी क्रिया, टेट्रा एल्किल टिन, टेट्रा एल्किल टिन किसमें हो रहा है, जल अपघटित हो रहा है, तो जल के साथ अभी क्रिया करवाएंगे, ये जल के साथ अभी क्रिया करवाए इसकी, तो जल अपघटित होकर किसका निर्माण करते हैं, डाई एल्किल टिन ऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पे दोनों समूह, इधर से ये और ये दोनों ये बॉन्ड टूट जाएंगे इसके, और यहाँ पे
टिन, यहाँ से दोनों एल्किल समूह अलग हो गए, कौन से, दोनों समूह इससे जुड़े हैं, एल्किल दो समूह जुड़े हैं। और देखो यहाँ से जो ऑक्सीजन अलग हुआ, ये किससे आके जुड़ जाएगा, यहाँ से टिन धातु से आके जुड़ जाएगा। डाई एल्किल टिन ऑक्साइड का ये निर्माण कर लेता है। और साथ में क्या बचा अब, दोनों दो एल्किल समूह और कितने, दो ही हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे एल्केन का, तो 2R और HO। दूसरा की बात करें डाई एल्किल टिन डाइक्लोराइड की, डाई एल्किल टिन डाइक्लोराइड की अभी भी जल में अपघटित होगा, और जल में अपघटित होकर ये भी किसका निर्माण कर लेते हैं, डाई एल्किल टिन ऑक्साइड का ये निर्माण कर लेते हैं, ऑक्साइड। देखो यहाँ भी जैसे इसमें हुआ, यहाँ से क्या हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन समूह, और इधर से दोनों बॉन्ड टूटे, और यहाँ पे टिन, दोनों ये निकल गए, बचा गया यहाँ पे दो एल्किल समूह, और ऑक्सीजन है जो है वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, और टू, दो हाइड्रोजन है H, और क्लोरीन कितने निकले वहां से, दो, तो क्या हो गया Cl2HCl। तो ये था हमारा दूसरा रासायनिक गुण, जिसमें क्या है, जो टेट्रा एल्किल टिन और डाई एल्किल टिन डाइक्लोराइड है, ये जल अपघटित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, डाई एल्किल टिन ऑक्साइड का ये निर्माण कर लेते हैं, यानी कि ऑक्साइड का ये निर्माण करते हैं जल अपघटित होकर। अगर हम क्या करें, कार्बटिन यौगिक के, कार्बटिन यौगिक की क्रिया किसके साथ करवाएं, अमोनिया के साथ करवाएं। कार्बटिन यौगिक इसकी क्रिया किसके साथ करवाएं, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया के साथ किसकी क्रिया करवा रहे हैं, कार्बटिन यौगिक की। तो यहाँ पे क्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है, एमाइड का निर्माण होता है। देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, और इधर भी ये बॉन्ड टूटा, तो ट्राई एल्किल टिन, और यहाँ पे जो NH2 समूह है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, टिन धातु के साथ आकर जुड़ जाएगा, यानी कि किसका निर्माण हो जाता है, एमाइड का निर्माण हो जाता है। और क्या है बचा, हाइड्रोजन, और उधर हेलाइड, तो कार्बटिन यौगिक अमोनिया के साथ क्रिया करवाने पर किसका निर्माण करते हैं, एमाइड का निर्माण कर लेते हैं। ये था हमारा तीसरा रासायनिक गुण इसका। इसके बाद नंबर 4, जो चौथा रासायनिक गुण है हमारा, वो है टेट्राविनाइल टिन। टेट्राविनाइल टिन में में क्या करें हम, फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से टेट्राविनाइल टिन, तो देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH4, टेट्रा विनाइल टिन, वो SN, ये हो गया हमारा टेट्रा, चार है, तो टेट्रा विनाइल टिन की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, फेनिल समूह के द्वारा। फेनिल समूह ले रहे हैं C6H5, एक फेनिल लिथियम हो गया, फेनिल लिथियम। तो देखो यहाँ पे जब टेट्राविनाइल टिन की का जो है उसको फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा, प्रतिस्थापन से किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पे टेट्राफिनाइल टिन का निर्माण हो जाता है, टेट्राफिनाइल टिन का ये निर्माण कर लेंगे। जो यहाँ पे फेनिल समूह है वो किसका प्रतिस्थापन कर देगा, विनाइल समूह का प्रतिस्थापन कर देगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, टेट्राफिनाइल टिन का ये निर्माण कर लेगा। देखो C6H5 कौन सा समूह है हमारा, फेनिल समूह C6H5, कितने, चार, ये चार, और ये टिन, तो टेट्रा फिनाइल टिन का ये निर्माण कर लेते हैं। किसको प्रतिस्थापित किया, और इसने जो विनाइल समूह था उसको, और क्या बचा वो हमारा CH2 डबल बॉन्ड
CH और इधर से क्या बचा, लिथियम। लिथियम कितने, 4 है, तो आगे कितने लगा देंगे, 4। तो ये तो क्या था हमारा टेट्रा विनाइल टिन। टेट्रा विनाइल टिन और ये टेट्रा फेनिल समूह। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, टेट्रा फेनिल, टेट्राफिनाइल टिन या टेट्राफिनिल टिन। और ये क्या है, अब बन गया विनाइल। विनाइल समूह है तो विनाइल, और ये लिथियम है तो लिथियम, विनाइल लिथियम का ये निर्माण हो जाता है। तो ये था हमारा चौथा रासायनिक गुण इसका, जिसमें क्या होता है, जो फिनाइल समूह है उसके द्वारा विनाइल समूह का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है, टेट्राफेनिल टिन का। यहाँ पे क्या था, टेट्रा विनाइल टिन। नंबर 5 जो रासायनिक गुण है हमारा, वो है जब कार्बटीन यौगिक में उपस्थित एल्किल समूह का प्रतिस्थापन जो है वो किसके द्वारा भी हो सकता है, जो हेलोजन समूह है उनके द्वारा भी इनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे एल्किल समूह, यहाँ पे हम लें टेट्राइल टिन, एल्किल टिन, यहाँ पे एल्किल जगह मिथाइल समूह ले लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे किसका प्रतिस्थापन हो गया, क्या आ जाएगा इसकी जगह, क्लोरो समूह, और बाकी 3 भी ऐसे कैसे ही मिथाइल मिथाइल मिथाइल, प्लस क्या निकला यहाँ से CH3, एक हाइड्रोजन इसका क्या हो गया CH4। और देखो यहाँ पे क्लोरीन था, ये क्लोरीन भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया ट्राई मेथिल टिन क्लोराइड। था जो हेलोजन समूह द्वारा एल्किल समूह का प्रतिस्थापन। तो कार्बोधातु टिन कार्बोटिन यौगिक होते हैं, उनमें जो हेलोजन समूह होता है वो किसका प्रतिस्थापन कर सकता है, मिथाइल एल्किल समूह का प्रतिस्थापन कर सकता है। एक और इसी की अभिक्रिया देखो, टेट्रा मिथाइल टिन टेट्रा मिथाइल टिन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, क्लोरीन के साथ, यानी कि हेलोजन समूह। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन समूह है इसके द्वारा मिथाइल समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, जैसे हमने वहां पे किया था। तो क्लोरीन समूह द्वारा मिथाइल समूह का प्रतिस्थापन, तो टिन क्लोरो CH3 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 प्लस यहां से क्या निकला CH3, ये CH3 हो गया, और क्या बचा CH3 के अलावा Cl था, तो ये Cl इससे जुड़ गया। तो ये थे हमारे कार्बोटिन यौगिकों के रासायनिक गुण। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद कार्बोटिन यौगिकों की संरचना। कार्बोटिन यौगिकों की संरचनाएं, तो देखो जो पहली संरचना है हमारी उसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे एल्किल टिन, एल्किल टिन हैलाइड, टेट्रा कितने भी 4 से n तक कितने भी हो सकते हैं। हैलाइड प्रकार के टिन यौगिकों में क्या होता है, डाई एल्किल जो टिन प्रकार की इकाइयां होती है, इनमें इस प्रकार के जो यौगिक होंगे, एल्किल टिन टेलाइड प्रकार के जो यौगिक होंगे, इसमें से जो हमारी कौन सी होती है, डाई एल्किल टिन, डाई एल्किल टिन, डाई एल्किल जो टिन इकाइयां है, इस प्रकार की जो इकाइयां हैं इनकी क्या होती है, पुनरावर्ती होती है, पुनरावर्ती होती है इनकी।
पुनरावर्ती होती है, इनकी पुनरावर्ती होती है तो होती रहती है, तथा इस प्रकार की यौगिक जो होते हैं वो किसके रेखीय बहुलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जो यौगिक होते हैं किसके रूप में रहते हैं, रेखीय बहुलक के रूप में, रेखीय बहुलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं ये। तो देखो यहाँ पे जो एल्किल टिन टेलाइड प्रकार की यौगिक है, इनमें से जो डाई एल्किल टिन प्रकार की इकाइयां है, डाई एल्किल टिन प्रकार की इकाइयां, इनकी क्या होती है, पुनरावर्ती होती है। पुनरावर्ती होगी, बार बार इकाइयां जुड़ती रहेगी, तो जुड़ेगी तो किसका निर्माण हो जाता है, बहुलक का, यानी कि किसके रूप में, रेखीय बहुलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसकी संरचना बनाए अगर हम, तो देखो यहाँ पे संरचना टिन, कौन सी इकाई है हमारी, डाई एल्किल टिन, तो दो टिन समूह, ये टिन और ये टिन समूह, डाई एल्किल टिन। अब इनकी क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसके साथ जुड़ गया ये ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल टिन, और इधर भी ट्राई एल्किल टिन। अब आगे देखेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं वापस कौन सी, डाई एल्किल टिन जुड़ जाएगी। जैसे आगे बढ़ा है इसको, यहाँ पे ये टिन, डाई एल्किल टिन, फिर वापस इस प्रकार से इनकी जो डाई एल्किल टिन प्रकार की इकाइयां हैं, इनकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होती है, और किसके रूप में रहते हैं, ये बहुलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं इसके कारण से। तो देखो ये थी हमारी पहली संरचना कार्बोटिन यौगिकों की, जिसमें क्या हो रही थी, डाई एल्किल जो टिन इकाइयां हैं उनकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी, और किसका, रेखीय बहुलक के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इसके बाद दूसरी संरचना है हमारी कार्बोटिन यौगिकों की, उसकी बात करें तो देखो जो दूसरी संरचना है ट्राई एल्किल टिन, जो ट्राई एल्किल टिन हेलाइड प्रकार के जो कार्बोटिन यौगिक होते हैं, ट्राई एल्किल प्रकार के जो कार्बोटिन यौगिक होते हैं, इनमें क्या होता है, जो ट्राई एल्किल टिन इकाइयां होती है, इसमें क्या होगा, ये जो ट्राई एल्किल टिन प्रकार की जो इकाइयां होगी, और इसकी क्या होगी, इकाइयां जो त्रिभुज के रूप में क्या हो जाती है, एक तल में व्यवस्थित हो जाती है। ये इकाइयां तो क्या होती है, एक तल में व्यवस्थित हो जाती है, और जो इनसे क्या होते हैं, लिगेंड जुड़ते हैं। लिगेंड आकर जब इन इकाइयों से जुड़ते हैं तो वो जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनके लंबवत रूप में व्यवस्थित होते हैं, और ये एक तल में, त्रिभुज के रूप में एक तल में, और लिगेंड लंबवत। तो संरचना कैसी बन जाती है इनकी, त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय संरचना का ये निर्माण कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी संरचना बनाते हैं हम, ये टिन, ये टिन, जैसे हम लेते हैं मेथिल इकाई, कौन सी, एल्किल समूह की मेथिल इकाई लेते हैं, जो मेथिल इकाई वो किसके, एल्किल इकाइयां किसके रूप में, त्रिभुज के रूप में, ये मेथिल, एम ए लिख रहा हूं इसको, इधर भी कौन सा, मेथिल, और ये भी मेथिल। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो R3 ट्राई एल्किल टिन हेलाइड प्रकार की इकाइयां होती है, इसमें वो क्या रहा है, जो ट्राई एल्किल टिन इकाइयां है, ट्राई एल्किल टिन इकाइयां, देखो एक ही एरी, एक एरी, एक एरी, ट्राई एल्किल टिन इकाइयों की क्या हो रही है, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और जो ट्राई एल्किल टिन इकाइयां है, ये तो किसके रूप में, त्रिभुज में, त्रिभुजाकार रूप में, एक ही तल में, एक तल में व्यवस्थित हो जाती है। और जो इससे जुड़ने वाला जो लिगेंड है, देखो ये लिगेंड जुड़ रहा है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, तो यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड कौन से, इसके लंबवत जुड़ते हैं, आकर लंबवत जुड़ते हैं, जिसके कारण से इसकी आकृति जो ज्यामिति जो है कैसी हो जाती है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाती है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रकार की संरचना। अब इसके जैसे एक हो रहे हैं, उसका तुम बनाना, ये ट्राई एल्किल, ये मेथिल समूह एमी, मेथिल, एम ई मेथिल, ट्राई मेथिल टिन फ्लोराइड,
इसकी संरचना तुम बनाना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद तीसरी संरचना पढ़ेंगे हम इसकी। तो देखो यहाँ पे तीसरी संरचना, तो इसमें क्या होता है, जो डाई एल्किल टिन डाई एलाइड, डाई एल्किल टिन डाई एलाइड प्रकार के जो टिन यौगिक होते हैं, इनमें जो दो लिगेंड होते हैं, दो लिगेंड तो क्या होते हैं, वर्गाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि जो दो एल्किल समूह होते हैं वो क्या होते हैं, तल के लंबवत व्यवस्थित हो जाते हैं। दो लिगेंड तो कहां पर व्यवस्थित हो रहे हैं, वर्गाकार आकृति में, वर्गाकार आकृति में। और जो दो एल्किल समूह है वो कहां पे व्यवस्थित हो रहे हैं, लंबवत, लंबवत व्यवस्थित हो रहे हैं। तो देखो इसमें ये टिन धातु, टिन धातु से जो लिगेंड, लिगेंड जो है वो तो वर्गाकार आकृति में, ये वर्गाकार आकृति में, वर्गाकार आकृति में। और दो एल्किल समूह जो है वो कौन से, लंबवत, जैसे लंबवत व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो संरचना बनती है वो कौन सी बन जाती है, अष्टफल की संरचना, अष्टफल की है। अब पढ़ेंगे कार्बोटिन यौगिकों के उपयोग, के उपयोग। तो कार्बोटिन यौगिकों के उपयोग की बात करें तो रबर, जानते हो सब रबर को, तो रबर का जो निर्माण है, रबर के निर्माण में जो इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इकाई होती है रबर की, रबर का जो निर्माण होता है तो उसमें जो प्रयुक्त होती है क्या, कौन सी इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन इकाई। इलेक्ट्रॉन जो इकाई है इसका शुद्धिकरण करने में कार्बोटिन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रयोग किसमें हो जाएगा, रबर निर्माण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन इकाई को, इलेक्ट्रॉन इकाई को शुद्ध करने में, शुद्ध करने में, रबर निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन इकाई प्रयुक्त होती है इसको शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, कार्बोटिन यौगिकों का उपयोग होता है। पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग देखें, जो कार्बोटिन यौगिक होते हैं, कार्बोटिन यौगिकों का जो उपयोग है दूसरा वो होता है लकड़ी, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनके परिरक्षण में, लकड़ी का, लकड़ी के फर्नीचर के परिरक्षण में, परिरक्षण में भी किसका उपयोग होता है, कार्बोटिन यौगिकों का उपयोग होता है। इसके अलावा तीसरा, जो कार्बोटिन यौगिक होते हैं इनसे अन्य कार्बधात्विक यौगिकों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तीसरा उपयोग, अन्य कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा, अन्य कार्बधात्विक, धात्विक यौगिकों के निर्माण में। नंबर 4 जो इसका उपयोग है वह है, कार्बोटिन यौगिकों का जो उपयोग है वो किसमें होता है, जो पीवीसी पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप जो निर्माण होता है उस वक्त का, तो उसमें जो उत्प्रेरक के रूप में जो कार्बोटिन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी पाइप निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में, के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बोटिन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जो इसका पांचवा उपयोग है, यहाँ पे देखिए, जो फेनिल, जो फेनिल ट्राइफेनिल टिन हाइड्रोक्साइड होता है, ट्राइफेनिल टिन हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो कीटनाशक के रूप में, का उपयोग किसमें किया जाता है, कीटनाशक के रूप में, के रूप में।
अगला और उपयोग देखें इसका, जो डाई एल्किल टिन क्लोराइड होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में। डाई एल्किल टिन क्लोराइड जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में। तो ये इसके उपयोग है सारे। अब ये कार्बोटिन यौगिकता हमारा जो समाप्त हो गया पूरा। अब एक नोट लगा के लिखना, नोट नोट इसमें लिखना डाइफेनिल टिन। जो डाइफेनिल टिन है, डाइफेनिल टिन यौगिक बेंजीन की जो कुर्सी संरचना होती है, कुर्सी संरचना के समान व्यवस्थित होता है। कौन? डाइफेनिल टिन बेंजीन की कुर्सी संरचना के समान व्यवस्थित होता है। डाइफेनिल टिन जो बेंजीन है इसकी कुर्सी संरचना, जो यहाँ पे डाइफेनिल टिन की बात करें तो जो बेंजीन की कुर्सी संरचना होती है उसी प्रकार से यहाँ पे डाइफेनिल टिन भी उसके समान व्यवस्थित रहता है, जिसमें जो कुर्सी संरूपण होता है। कुर्सी संरूपण में क्या होता है? जिसमें कुर्सी संरूपण में टिन धातु दो फेनिल समूह से जुड़ी रहती है। टिन धातु दो फेनिल समूह से जुड़ी रहती है। उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो देखो यहाँ पे जो डाइफेनिल टिन है इसमें किस कुर्सी संरूपण में पाया जाता है। तो बनाते हैं हम इसका कुर्सी संरूपण। तो टिन धातु कितने समूह से जुड़ी रहती है? कौन से समूह से जुड़ी रहती है? फेनिल समूह से। ये कितने? दो। ये एक और ये दो फेनिल समूह। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ये टिन धातु होगी हमारी, और ये टिन धातु किससे जुड़ी रहती है? दो फेनिल समूह से। तो ये पहला फेनिल समूह हो गया और ये दूसरा फेनिल समूह हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये टिन धातु जो है किससे जुड़ी रहेगी? फेनिल समूह से। ये फेनिल समूह और ये फेनिल समूह हो गया। इसके अलावा ये टिन धातु किससे जुड़ी होगी? दो फेनिल समूह से। ये फेनिल समूह और दूसरा फेनिल समूह। क्या हुआ? ये टिन धातु, हाँ, फेनिल समूह और ये भी फेनिल समूह से, और ये टिन धातु किससे जुड़ी रहती है? फेनिल समूह से। पीएच क्या है यहाँ पे? फेनिल समूह। नहीं आ रहा? चलिए, उसमें तो नहीं आ रहा। उनके देखो यहाँ पे डाइफेनिल टिन यानी कितने? दो फेनिल समूह टिन धातु से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है वो बेंजीन के समान कुर्सी संरचना के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं। और जिसमें कुर्सी संरूपण में क्या होता है? जो टिन धातु है, ये टिन धातु दो फेनिल समूह से जुड़ी रहती है, दो फेनिल समूह से। तो देखो यहाँ पे टिन धातु दोनों, जब प्रत्येक इस पे दो फेनिल समूह से यहाँ पे कुर्सी संरूपण में ये जुड़ी रहती है। तो जो यहाँ पे
फेनिलटिने, ये किसके रूप में, कुर्सी संरूपण के रूप में, कुर्सी संरचना के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये हमारा जो आज कार्बटिन यौगिक था ये समाप्त हो गया पूरा। इसके बाद अगला जो हमारा कार्ब धातुक यौगिक है वो है हमारा कार्ब टाइटेनियम, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। टाइटेनियम जो कार्ब धातुक है हमारा का टाइटेनियम, उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लास में हमने रक्त का संगठन पढ़ा। आज हम अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रक्त का जो क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है, इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन रिपीट होकर, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। देखो इधर रक्त पढ़ा था, दो भागों में डिवाइड किया, जिनसे बना होता है प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। इनके बारे में हमने पढ़ा, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इधर हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें भी दो प्रकार थे, कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेनुसाइट और अग्रेनुसाइट। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसका निर्माण हमने पढ़ा कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो, है ना, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है, पीले अस्थि मज्जा में होता है ना, येलो बोन मेरो। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी पीले अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा। प्लाज्मा के बारे में हमने जानकारी ली थी, प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, क्या है क्या नहीं, जल कितना होता है, कार्बनिक कितने होते हैं, अकार्बनिक कितने होते हैं। फिर आरबीसी के बारे में हमने पूरा पढ़ा, कहाँ पर बनती है, कहाँ नहीं बनती, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। निर्माण कहाँ होता है इसका, रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। और मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा। इसका जो जीवन काल है इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग मान्यता है। जैसे औसत जो इसका जीवन काल दे रखा है बहुत सी किताबों में दे रखा है 1 से 4 दिन, है ना। जैसे इसका दे रखा है 120 दिन, ऐसे इसका भी दे रखा है औसत एवरेज करके 104। इसका दे रखा है 8 से 10 दिन, है ना। किसी में 7 से 8 दिन दे रखा होगा, किसी में फिक्स 10 दिन में दे रखा होगा, है ना। इसमें केंद्रक एब्सेंट, इसके दो प्रकार हैं, एक कणिकामय और एक अकणिकामय। कणिकामय में प्रेजेंट और अकणिकामय में एब्सेंट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में क्या खास बात थी कि ये केवल स्तनधारी में और मनुष्य के अंदर ही प्लेटलेट्स उपस्थित होती है ना, बाकी और जितने भी हैं जीव उनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेन टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि।
ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, रक्त का थक्का बनने की क्रिया। देखो हम आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर ब्लड निकलता है, कहीं चोटग्रस्त हो जाते हैं हम, तो चोटग्रस्त होने के बाद में ब्लड लगातार निकलता रहता है कुछ मिनट तक, जैसे किसी के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ कुछ पीला पीला सा पदार्थ लास्ट में जाकर के जमा हो जाता है और ब्लड क्लोट होने लग जाता है ना। लास्ट टाइम पर ब्लड का क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है, जम जाता है वो। तो ये जमा कैसे, ब्लड क्लोटिंग हुई कैसे, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, है ना। कितना टाइम लगता है, कितने मिनट है, कौन कौन से पदार्थ इसमें सहायक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम आते हैं, है ना। सारी की सारी क्रिया हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, और ये एग्जाम में भी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो थक्का बनाने में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका नाम। थक्का बनाने में सहायक पदार्थ, है ना। जो थक्का बनता है उसमें कौन कौन से पदार्थ सहायक होते हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। देखो सबसे पहला है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। और रुधिर बिंबाणु, ठीक है। दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। चौथा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, पांचवा है कैल्शियम। किसका है देखो थक्का बनाने में जो पदार्थ काम में आते हैं या जो पदार्थ सहायक होते हैं या जिन पदार्थों से जो थक्का बनता है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है रुधिर बिंबाणु। सेकंड है फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा हो, अपन ने जब रुधिर का संगठन पढ़ा था उसमें फाइब्रिनोजन था, इसलिए हमने पहले जो है ब्लड का संगठन पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ा, है ना। अगर हम उसको नहीं पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सारे के सारे जो टर्म्स है ना। फिर है प्रोथ्रोम्बिन, फिर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर है कैल्शियम, ठीक है। ये है थक्का बनाने में सहायक पदार्थ। अब मैं लिख रहा हूँ जो फैक्टर काम आते हैं थक्का बनाने में, जो कारक काम में आते हैं उनके नाम लिख रहा हूँ मैं इधर, है ना। तो आप पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा के पे दूसरा लिखूंगा फैक्टर, ठीक है। इसमें इसको हटा दो, ये फैक्टर बन जाएंगे, देखो कितना आसान है। ये है फैक्टर फर्स्ट, ये फैक्टर सेकंड, फैक्टर थर्ड, फैक्टर फोर्थ, एक और है फैक्टर 12, इसका नाम है फाइब्रिन स्थायित्व कारक, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग कारक, फैक्टर स्टेबल करेगा, है ना। जो थक्का जमेगा उसमें जो पदार्थ है उनके नाम हमने लिखे, और उनके जो फैक्टर है, ये जो थक्का बनाने में जो सहायक होते हैं कारक, उनके जो नाम है ना। सबसे सबसे पहला कारक है फैक्टर फर्स्ट,
फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम, और एक है 12वें नंबर का फाइब्रिन स्थायित्व कारक। केवल यही होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं ना। तो इनको आपको क्रम से याद रखना है ना। जैसे नंबर 1 का नाम नंबर 1 पर, नंबर 2 का नाम नंबर 2 पर, 3 का 3 पर, 4 का 4 पर, ऐसे करके है ना। ये फिक्स है। मतलब ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, ये कारक फर्स्ट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, नहीं, इसका नाम कारक फर्स्ट है। बात समझ रहे हो ना। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है जिसमें जो फैक्टर फर्स्ट है, उस फैक्टर फर्स्ट का नाम है फाइब्रिनोजन। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 से आ रहा है इसलिए इस पर अपने नंबर 1 दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं है। फैक्टर सेकंड का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो आप अगर जैसे प्रोथ्रोम्बिन की जगह अगर फैक्टर सेकंड लिखा होगा, बात को समझना, अगर प्रोथ्रोम्बिन की जगह फैक्टर सेकंड लिखा होगा तो फिर आपको उसको फैक्टर सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन पढ़ना है और प्रोथ्रोम्बिन को आपको फैक्टर सेकंड पढ़ना है, क्योंकि दोनों एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैंने वहां लिख दिया फैक्टर सेकंड, तो फैक्टर सेकंड मतलब जो सेकंड नंबर पर, ऐसा नहीं। फैक्टर सेकंड का दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ रही है ना। नंबर थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्रम से आ रहा है 1 2 3, इसलिए इसका नाम नहीं है ना कि इसको पहले नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका नाम ही है फैक्टर थर्ड, इसका नाम है फैक्टर 4। क्योंकि अभी अपन जब इसको पढ़ेंगे ना तो नंबर से काम थोड़ी ना आएंगे अपने। ऐसा नहीं कोई नंबर 1 में फाइब्रिनोजन लिख रहा है तो फाइब्रिनोजन ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी काम आ सकते हैं ना। ना इनका जो क्लासिफिकेशन है, ना इनके नाम के आधार पर दिया गया है, न इनकी उपयोगिता के आधार पर दिया गया है। ठीक है, ये इनके फैक्टर जो है, ये फैक्टर कारक जो इनकी पहचान हुई उसी आधार पर इनका नामकरण दिया गया है ना। तो फर्स्ट नंबर पर हुई फाइब्रिनोजन की, इसलिए इसको दिया गया है फैक्टर फर्स्ट। समझ रहे बात को। फिर प्रोथ्रोम्बिन को इसलिए नाम दिया गया है फैक्टर सेकंड। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन की हुई इसलिए दिया गया है फैक्टर थर्ड। फिर कैल्शियम इसलिए दिया गया है फैक्टर 4। और फैक्टर 12 है अपना फाइब्रिन स्थायित्व कारक ना, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी जो मेन क्रिया है वो ना। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं इसकी पूरी क्रिया समझाऊंगा। अब अपना मेन टॉपिक शुरू होता है ना। चोटग्रस्त स्थान से क्या होता है, ब्लडिंग होती है ना। ये ब्लडिंग मतलब रक्त का स्त्राव हो रहा है। अब सबसे पहले क्या होगा, जो थ्रोम्बोसाइट है ना, थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट का नाम क्या है, रुधिर बिंबाणु, प्लेटलेट्स। आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताए थे। विज्ञान में आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स नहीं कहा जाता, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बताया था ना, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं कहा जाता। ये हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट है। मेन नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है ना। ऐसे ही प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट है। साइंस की भाषा में उसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है ना। इसलिए थ्रोम्बोसाइट, रुधिर बिंबाणु, प्लेटलेट्स मैं लिख देता हूँ ना, रुधिर बिंबाणु, हिंदी में रुधिर बिंबाणु। अब देखो, किसी स्थान पर चोट लगती है या स्थान चोटग्रस्त होता है या वहां से ब्लडिंग होती है या ब्लड निकलता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट है टूट टूट कर बाहर निकलेगी, है ना। तो यहां से अपन लिखेंगे टूट कर मुक्त होना। और जैसे ये टूट कर मुक्त होती है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन से क्रिया। किसी स्थान पर जब चोट लगती है तो वहां से ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद में थ्रोम्बोसाइट या रुधिर बिंबाणु टूटकर मुक्त होता है और ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर जो अपने थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको मुक्त करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करेगा। अब देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कौन सा था अपना, याद करो, अभी जस्ट मैं लिख के निपटाऊं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर था, फैक्टर नंबर थर्ड, है ना। तो यहां से फैक्टर नंबर थर्ड मुक्त हुआ है। अब अगर जैसे मान लो, अगर आप इसका क्रम देखेंगे तो ये मुक्त कौन से नंबर पर हुआ है, पहले नंबर पर हुआ है। इसलिए इसका नाम फैक्टर फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर है थर्ड। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके क्या करता है,
ये जुड़ता है कैल्शियम से, है ना। लेकिन देखो इसकी एक और उपयोगिता है, ये क्या करता है कि रक्त में जो उपस्थित, मैं ये लिख देता हूं, रक्त में उपस्थित एंटी, शब्द को समझना ना, एंटी प्रोथ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित एंटी प्रोथ्रोम्बिन हिपेरिन को निष्क्रिय करेगा, है ना। यार तो बोर्ड पे नहीं आएगा मेरे तो। चोटग्रस्त स्थान से ब्लड निकला, ब्लड निकलने के बाद में थ्रोम्बोसाइट टूट टूट कर मुक्त हुआ और उसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्रिया करने के बाद में क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, फैक्टर नंबर 3 है ना। ये क्या करता है, सबसे पहला काम क्या है इसका, ब्लड में उपस्थित एंटीप्रोथ्रोम्बिन जो इपेरिन नामक जो पदार्थ होता है उसको क्या करता है, ये निष्क्रिय करता है ना। आगे चलो, अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, सॉरी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है इसका नाम, फैक्टर 3 ये था ना। ये जुड़ेगा कैल्शियम से, Ca++ है ना। ये है फैक्टर नंबर 4। ठीक है, दोबारा देखो, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे जुड़ता है, ये कैल्शियम से जुड़ता है ना। और फिर ये कैल्शियम से जुड़ने के बाद में जो प्रोथ्रोम्बिन है, मेन जो अपना मेन फैक्टर है, उसको सक्रिय करता है। तो मैं ये लिख देता हूं, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलना में परिवर्तित है ना। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके कैल्शियम के साथ जुड़ा और इसने क्या किया, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित किया। अब सक्रिय जो थ्रोम्बिन है ये आगे जाके क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है, मैं लिख देता हूं, ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ना, ये क्या करेगा, जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये एक प्रकार का होता है विलेय। ठीक है, इसको परिवर्तित करेगा, ये नीचे लिख दूं क्या, यहां तक दिख रहा है क्या, ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो कि विलेय होता है, इसको ये परिवर्तित करता है, किसमें करता है, देखो परिवर्तित करेगा, परिवर्तन करेगा, ये फाइब्रिनोजन तंतु में करेगा, है ना, फाइब्रिनोजन तंतु। और फाइब्रिनोजन जो फिलामेंट्स होते हैं ये होते हैं अविलेय। अब इसको मैं मिटा सकता हूं शायद, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का स्त्राव होता है, जैसे ही ब्लड का स्त्राव होगा, ब्लड निकलना शुरू होगा, ब्लीडिंग होगी, उसके बाद में क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइट है या रुधिर बिंबाणु है टूट टूट कर मुक्त हो जाते हैं, है ना। जैसे टूट टूट कर मुक्त होंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। अब ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये मुक्त होगा, जैसे ब्लड निकला, थ्रोम्बोसाइट मुक्त हुआ टूट टूट कर, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी। अब आप जानते हो कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, सूखेगी, सीधी सी बात है ना। अब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, फैक्टर नंबर 3 है। फैक्टर नंबर 3 जुड़ेगा फैक्टर नंबर 4 से, और फैक्टर नंबर 4 कौन सा अपने पास, कैल्शियम है ना। तो ये फैक्टर नंबर 3 फैक्टर नंबर 4 से जुड़ेगा और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे
कि जो निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोथ्रोम्बिन पड़ा रहता है उसको एक्टिव करेंगे, और एक्टिव अवस्था है जो प्रोथ्रोम्बिन की, वो एक्टिव अवस्था कौन सी है? थ्रोम्बिन है। ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ये रक्त में उपस्थित जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन हिपेरिन होता है इसको निष्क्रिय करता है। देखो इसको निष्क्रिय करने की वजह क्या है कि अगर ये निष्क्रिय नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ये जो थक्का जमने में जो सहायक होगा वो इसकी वजह से होगा। अगर ये निष्क्रिय नहीं होगा तो थक्का जमना मुश्किल, कठिन हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको निष्क्रिय करना भी जरूरी था। अब आगे चलो, अब जो फाइब्रिनोजन तंतु है कैसे अभिल है, अभी क्या करेगा आगे जाके चोट लगने वाले स्थान पर, है ना, ये जो तंतु फिलामेंट है ये चोट लगने वाले स्थान पर एक जाल बना लेंगे, है ना। ये आगे जाके क्या करेंगे, चोट वाले स्थान पर, है ना, चोटग्रस्त स्थान पर क्या बना लेंगे, ये जाल। ठीक है। फाइब्रिनोजन तंतु चोटग्रस्त स्थान पर क्या बना लेंगे, जाल। अब जाल बन गया तो इस जाल से क्या होगा, इस जाल में से ब्लड रक्त बाहर नहीं निकल पाएगा, ना। मैं लिख देता हूं, किसका जाल बना हुआ है, ये फाइब्रिन तंतु का, ना। फाइब्रिन तंतु जाल से रक्त बाहर नहीं निकलेगा। देखो फाइब्रिन तंतु का जो जाल है उससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर, जाल के अंदर फंस जाते हैं, ना। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जाल संकुचित हो जाता है। देखो यहाँ ब्लड निकल रहा था, अब जैसे ब्लड जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, रक्त का स्त्राव बंद होगा, है ना। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रक्त स्त्राव बंद हो गया अपना, ना। उसके बाद में देखो क्या होगा, ये जाल है फाइब्रिन तंतु का जाल, फाइब्रिन तंतु जाल, ये जाल कैसे हो जाएगा, संकुचित। अब जैसे ये जाल संकुचित होगा तो यहां से जो प्लाज्मा है वो बाहर निकलेगा, है ना, और प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो उसको अपन बोलेंगे सीरम। ठीक है ना। खत्म हो गया ये, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, प्लाज्मा बाहर, और फिर जब प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा इसमें से तो इसको अपन बोलेंगे सीरम। यानी कि जो प्लाज्मा विहीन जो ब्लड होता है उसी के कारण ये जो यहाँ से इसमें से बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, मैं सीरम। यानी कि सीरम किसे कहा जाता है, जब ब्लड में से क्या बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा। देखो आगे रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं अपन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, अच्छी तरह समझना। किसी चोटग्रस्त स्थान पर जब चोट लग जाती है तो ब्लड निकलेगा, ब्लडिंग निकलना शुरू होगा, रक्त का बहाव होगा। 8 से 10 मिनट हम जानते हैं लगते हैं लगभग, है ना। किसी के 2-3 मिनट, अगर ज्यादा सा कम घाव हो तो घाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का स्त्राव होगा, जिससे क्या होगा, जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स, उदरी बिंबाणु, ये टूटकर मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और एक किससे क्रिया करेंगे, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, है ना। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो आगे जाके क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो मुक्त होगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के 2 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। सबसे पहला कार्य क्या है कि जो ब्लड के अंदर जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन हिपेरिन होता है उसको क्या करता है, निष्क्रिय। अगर इसको निष्क्रिय नहीं किया जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ना। रक्त का थक्का जो जमने में सहायक है ना, हिपेरिन। ठीक है। आगे चलो, दूसरा कार्य क्या है इसका, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है फैक्टर नंबर 3 है, तो ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 4 से जुड़ेगा। फैक्टर नंबर 4 कौन सा था अपने पास, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम से जैसे जुड़ेगा तो ये दोनों फैक्टर नंबर 3 और फैक्टर नंबर 4 ये दोनों आगे जाके क्या करेंगे कि जो निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोथ्रोम्बिन पड़ा रहता है उसको थ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में परिवर्तित करना। अब इनका काम खत्म हो गया, अब काम किसका शुरू होगा, इसका काम शुरू होगा थ्रोम्बिन का, जो कि ये एक्टिव फॉर्म में है ना, अभी कार्य करेगा। ये क्या करेगा आगे जाके, जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये विलय होता है, ब्लड में कैसा होता है, घुलनशील होता है, तो ये इसको इसकी अविलय अवस्था में इसका ये परिवर्तन करेंगे। जो इसकी अविलय अवस्था है वो कौन सी है, फाइब्रिनोजन तंतु है ना। तो ये फाइब्रिनोजन तंतु क्या करते हैं कि जो चोटग्रस्त स्थान है उस चोटग्रस्त स्थान पर जाकर के एक जाल बना लेते हैं, है ना। इन तंतुओं का एक जाल बनता है, तो उस तंतु में से ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जो ब्लड की सेल्स की जो कणिकाएं हैं वो जाल में फंस जाती है, फंसने के कारण बाहर नहीं निकल पाएगी। अब बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, रक्त वहां पर जो स्त्राव हो रहा था वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रक्त का स्त्राव जब बंद हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि ये जाल का संकुचन होना शुरू होगा। अब अपन जानते हैं कि चोट लगने वाले स्थान पर थोड़ी देर में वो टाइट टाइट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और उसके बाद में उधर से पीला पीला सा पदार्थ बाहर निकल के तरफ आता है, उसके ऊपर जम जाता है ना। वो क्या होता है देखो, जैसे कि जाल संकुचित होगा तो संकुचित होने के बाद से प्लाज्मा बाहर निकलेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आज अपना ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।